Hello students, welcome to my channel Commerce and Economics classes। प्लस वन बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जो कि हम मनी अर्निंग के लिए करते हैं। तो उसकी हमने तीन टाइप्स की थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये दो एक्टिविटीज तो हम डिटेल में कर चुके हैं पहले दो वीडियोज में। अब हम करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होता क्या है तो देखते हैं हम एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन लिeu ऑफ देयर ऑफ। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में हम कहीं पर भी नौकरी करते हैं, उसके लिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है मनी अर्निंग का होता है। तो इसीलिए जो भी एक्टिविटी हम मनी अर्निंग के लिए करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में आती है, और एम्प्लॉयमेंट भी मनी अर्निंग के लिए है, तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरी बात इसमें आती है अंडर विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिए काम करता है। जो काम करता है उसको तो कहते हैं हम एम्प्लॉय, और जिसके लिए वो काम करता है वो कहलाता है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर जो है वो कोई एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जिसके लिए भी वो काम करे वो एम्प्लॉयर, और जो काम करता है दूसरे के लिए वो कहलाता है एम्प्लॉय। इसके बाद बात आती है एंड रिसीव रेम्यूनरेशन इन लिeu ऑफ देयर ऑफ। अब इसमें क्या है, कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है। अब दूसरे के लिए काम कर रहा है तो उससे बदले में तो वो कुछ लेगा ही, तो बदले में उससे जो वो पैसा लेगा उसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। उसकी जो पे होती है, सैलरी हम जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, उसको यहाँ पर रेम्यूनरेशन बोला जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट में पर्सन जो भी काम करता है किसी दूसरे पर्सन के लिए, बदले में जो उसको पेमेंट मिलती है उसको हम बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिए काम करता है और बदले में मनी अर्न करता है। जो मनी अर्न करता है उसको हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, रेम्यूनरेशन भी कह सकते हैं, हम सैलरी कह देते हैं, हम उसको वेजेज भी कह सकते हैं। अब वेजेज और सैलरीज में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई पर्सन मैनुअल वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है, तो उसको जो पैसे मिलते हैं उसको हम वेजेस, जनरल लैंग्वेज में हम उसको मजदूरी बोल देते हैं। और अगर कोई पर्सन मेंटल वर्क करता है, दिमागी काम करता है, तो उसको हम सैलरी या रेम्यूनरेशन बोल देते हैं। तो ये किसी भी नाम से उसको हम बुला सकते हैं, बट क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसमें भी ऑब्जेक्टिव मनी अर्निंग का ही होता है। मनी अर्निंग का तरीका अलग है, इसमें हम दूसरों को लिए काम करते हैं। जो भी हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी काम हम करने के लिए तैयार होंगे या जो काम को देने के लिए तैयार होगा एम्प्लॉयर, वो काम एम्प्लॉय को करना पड़ता है और बदले में वो पैसे कमाता है। तो अब हम इसकी भी फीचर्स करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली फीचर इसमें आती है सर्विस टू अदर्स। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिए काम करता है, अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने मालिक के लिए काम करता है। तो जो भी उसका एम्प्लॉयर होता है वैसे वो उसका मालिक कहलाता है। तो मालिक के लिए काम करेगा। अब क्या काम करेगा, वो उनके बीच में आपस में पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट से पहले। तो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका काम होगा, जो उसका एम्प्लॉयर उसको काम देगा एम्प्लॉय को, वो काम एम्प्लॉय को करना होता है। तो वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो उसको काम देगा वही काम एम्प्लॉय को करना होता है। तो दूसरी बात इसमें आती है पर्सनल सर्विस।
क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले। मोस्टली केसेस में तो ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ केसेस में ये ओरल भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि क्या काम करना है एम्प्लॉय ने, बदले में उसको क्या सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सी टर्म्स और कंडीशंस होती है, वो सारी पहले से कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होती है। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उस एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हुआ है, तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस पर्सन का एम्प्लॉयर के साथ, उसी पर्सन को ही वो काम करना होगा, उसी पर्सन को अपनी सर्विसेज देनी होगी। अपनी जगह पर वो किसी और पर्सन को उस काम को करने के लिए भेज नहीं सकता है। जैसे बिजनेस में तो क्या है, ओनर ना जाए वो किसी और को भी लगा सकता है काम करने के लिए, उसके घर का कोई और मेंबर भी जाके काम कर सकता है। पर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिस पर्सन का, उसी पर्सन को ही वो काम करना होगा। उसकी जगह पर उसका काम कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है। तो इसमें पर्सनल सर्विस उसी पर्सन को देनी होती है जो कि एम्प्लॉय है। इसके बाद इसके नेक्स्ट फीचर आती है हमारे पास एग्रीमेंट। ये जो मैंने अभी बताया था कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट एक ही बात है। तो किसी भी एम्प्लॉयमेंट के स्टार्ट होने से पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों में एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है। इसमें कई बातें डिसाइड होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, जैसे एम्प्लॉय को क्या काम करना होगा, उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, उसको क्या सैलरी मिलेगी, उसकी जो सर्विस के रूल्स हैं वो क्या होंगे, कितनी उसको छुट्टियां मिलेंगी, और भी बहुत सी बातें इसमें डिसाइड होती हैं। तो किसी भी एम्प्लॉयमेंट को स्टार्ट करने के लिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट समझौते का होना जरूरी है। मोस्टली जो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स हैं उसमें तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं उनमें कई बार ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। बट मैक्सिमम टाइम्स जो है रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, क्योंकि वो एक प्रूफ बन जाता है। अगर दोनों में से कोई भी पर्सन किसी भी तरह से धोखा करे या गलत काम करे तो उसके लिए वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो मोस्टली एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में रिटन कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आती है हमारे पास सर्वेंट। जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर का सर्वेंट होता है, एक तरह से नौकर होता है। जनरली लैंग्वेज में तो हम नौकर जो छोटा काम करते हैं उनको बोल देते हैं, जो दुकानों पे काम करते हैं। पर अगर हम देखें स्पेसिफिक टर्म्स में तो हर एक एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉयर का नौकर होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर के अंडर वो काम करता है। तो जो काम एम्प्लॉयर कहेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कह दे उससे, जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम एम्प्लॉयर कहेगा वही काम एम्प्लॉय को करना होता है। उसको अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है। तो एक तरह से जो एम्प्लॉय है वो अपने एम्प्लॉयर का नौकर होता है, उसके आदेश के अनुसार उसके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना होता है। तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास आती है यहाँ पर नो नीड ऑफ कैपिटल। नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉय को कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, उसको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी की सारी एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉय को केवल काम करना होता है और उसको जो सैलरी मिलती है उसके काम के बदले में मिलती है। इन्वेस्टमेंट सारी की सारी एम्प्लॉयर की होगी, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कोई पूंजी की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है ऑब्जेक्टिव का। एम्प्लॉयमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम करता है उसका ऑब्जेक्टिव मनी अर्निंग का होता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है नो रिस्क।
अभी हमने बात की थी नो नीड ऑफ कैपिटल। रिस्क कब होता है कहीं पर भी, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तभी पैसा डूबने का डर होगा, रिस्क होगा। अब एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय ने इन्वेस्टमेंट ही नहीं की है तो उसको रिस्क भी नहीं होता है, तो कोई भी पैसा डूबने का उसको डर नहीं है, क्योंकि पैसा उसने लगाया ही नहीं है। पैसा किसने लगाया है? एम्प्लॉयर ने, तो रिस्क भी एम्प्लॉयर का होगा। तो एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें उस पर्सन को किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है। हाँ, एक रिस्क हो सकता है कि अगर उसकी जॉब कन्फर्म नहीं है, पक्की नहीं है, तो अगर वो सही काम नहीं करेगा तो उसकी जॉब जा सकती है। अदरवाइज पैसा डूबने का इसमें कोई डर नहीं होता है, क्योंकि उसने पैसा लगाया ही नहीं है। इसके बाद इसकी लास्ट फीचर हमारे पास आती है नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अभी हमने पहले भी बात की थी, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। कोई सिंगल पर्सन जैसे दुकानदार होते हैं, उन्होंने अपनी दुकान पे नौकर रख लिया, वो भी एम्प्लॉयर है दुकानदार। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, संस्था में काम कर रहे हैं, तो वो संस्था आपकी एम्प्लॉयर है। अब ये इंस्टीट्यूशन जो है वो भी कई तरह की हो सकती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, सेमी गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकती है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। तो एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो एम्प्लॉयर कोई भी कई प्रकार के हो सकते हैं। तो अलग अलग जॉब्स की बेसिस पे अलग अलग एम्प्लॉयर हो सकते हैं। तो ये हमने की हमारी थर्ड एक्टिविटी इकोनॉमिक, ये थी हमारी एम्प्लॉयमेंट। अब तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने कर ली है, तो हम तीनों में डिफरेंशिएट करेंगे कि तीनों में क्या क्या फर्क है, क्या क्या अलग बातें हैं तीनों में एक दूसरे से। तो हम तीनों के डिफरेंसेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन। तीन एक्टिविटी हमने की है, तो तीनों में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर करेंगे। तीसरी है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। तो तीनों के डिफरेंसेस करेंगे। यहाँ पर हम बेसिस लेंगे, जिस बेस पर हमने डिफरेंशिएट करना है। जब आप उसको लर्न करोगे तो आपको बेसिस याद कर लेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो बेसिस को याद रखेंगे, तो इनकी एक्सप्लेनेशन आप खुद भी लिख सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होती है, आपने एक्सप्लेनेशन को केवल समझना है कि क्या बात है उसमें। आपने लर्न करना है केवल बेसिस के पॉइंट्स को, वहां से आप खुद ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट बेसिस हमारे पास आता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट शुरू करना का तरीका। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकती है। हर एक बिजनेस में नहीं होती है लीगल फॉर्मेलिटीज, अगर है रिक्वायर्ड तो उन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन को अगर आपने स्टार्ट करना है तो आपके पास उस प्रोफेशन की डिग्री होनी चाहिए, उस प्रोफेशन की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। वो जब आपको मिल जाती है और प्रोफेशनल एसोसिएशन से आप रजिस्टर हो जाते हैं तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका जो है एग्रीमेंट होना जरूरी है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में जो एग्रीमेंट होगा वो होने के बाद हमारी एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो हम एम्प्लॉयमेंट को एग्रीमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दूसरा हमारा डिफरेंस आता है इसमें नेचर ऑफ वर्क। क्या काम हम इस एक्टिविटी में करते हैं। बिजनेस में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन एंड buying and selling of goods and services, buying and selling of
गुड्स एंड सर्विसेज, इसके में आप कर चुके हैं आप इसके मीनिंग में। तो बिजनेस में क्या एक्टिविटी की जाती है? प्रोडक्शन एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में हम क्या करते हैं? सोसाइटी को सर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, प्रोवाइड सर्विसेज। तो प्रोफेशन में हम क्या करते हैं? जो हमारे स्पेसिफिक नॉलेज है रिलेटेड टू प्रोफेशन, उसके बेस पर हम सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को सर्व करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या काम करते हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट जो भी हमारा काम डिसाइड हुआ है वही काम हमें एम्प्लॉयमेंट में करना है। तो इसकी थर्ड हमारी डिफरेंस आता है इन्वेस्टमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसके मीनिंग किए हैं तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस में होती है? बिजनेस में होती है। तो मैक्सिमम जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो बिजनेस में है सबसे ज्यादा। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिजनेस और नेचर ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस इसमें इन्वेस्टमेंट कम ज्यादा हो सकती है, बट अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो इन कंपैरिजन टू प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बिजनेस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोफेशन में लेस इन्वेस्टमेंट होती है क्योंकि बिजनेस से तो कम होती है और एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा होती है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? नो इन्वेस्टमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारी एम्प्लॉयर करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा डिफरेंस का पॉइंट आता है रिस्क। रिस्क इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा रिस्क होगा। अब सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हमारे बिजनेस में है तो रिस्क भी इसमें मैक्सिमम होगा, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट रिस्क है इसमें। इन कंपैरिजन टू प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रिस्क इसमें है, बिजनेस में है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है? लेस इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क भी लेस है, लेस देन बिजनेस बट मोर देन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं है तो रिस्क भी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है इसमें, पैसा डूबने का, लॉस होने का इसमें कोई डर नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे डिफरेंस आता है क्वालिफिकेशन। आपको भी पता है कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसमें नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। प्रोफेशन में अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, जैसा आपका प्रोफेशन है वैसी ही आप में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपने मेडिकल प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो मेडिकल की डिग्री होनी चाहिए, लॉ प्रोफेशन अडॉप्ट करना है तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो जैसा आपका प्रोफेशन है वैसी ही आपकी डिग्री होनी चाहिए, वैसी ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में अकॉर्डिंग टू जॉब, जो भी आप नौकरी करने जा रहे हैं, जॉब करने जा रहे हैं, हर एक जॉब की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जैसी जॉब की रिक्वायरमेंट है वही क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस का ऑब्जेक्टिव। बिजनेस में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का होता है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस में होता है मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने का। एंड प्रोफेशन में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सर्विस टू सोसाइटी। सोसाइटी को सर्व करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एम्प्लॉयमेंट में हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है डेडिकेशन टू जॉब, कि हम अपने जॉब के प्रति डेडिकेटेड हो, जो भी हमें काम देता है एम्प्लॉयर उसको हम अच्छी तरह से कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें डिफरेंस का पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट।
हम ट्रांसफर जो इसमें हमारा इंटरेस्ट है, हमारा जो हित है, हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। बिजनेस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी बिजनेसमैन जब मर्जी चाहे बिना किसी के परमिशन के अपने बिजनेस को किसी दूसरे को बेच सकता है। प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो जिस पर्सन के पास वो डिग्री है वही कर सकता है, वो अपना प्रोफेशन किसी और को नहीं दे सकता। और एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं हो सकता। एम्प्लॉयमेंट में भी जिस पर्सन का एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर के साथ वही जॉब कर सकता है, अपनी जॉब को किसी दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 8 पॉइंट टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी को कैसे जज करेंगे? बिजनेस की एफिशिएंसी जज की जाती है उसके मैक्सिमम प्रॉफिट से। प्रॉफिट से जज करते हैं हम बिजनेस की एफिशिएंसी को। अगर प्रॉफिट जिस बिजनेस के ज्यादा होंगे वो मोर एफिशिएंट माना जाएगा, जिसमें कम होंगे वो लेस एफिशिएंट माना जाएगा। प्रोफेशन में जो हम सर्विसेज देते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बेस पर जज करेंगे कि हम कितनी अच्छी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। उसके बेस पर वो एफिशिएंट या इनएफिशिएंट माना जाएगा। एम्प्लॉयमेंट में वही आएगा हमारा डेडिकेशन टू जॉब। जितनी डेडिकेटेडली कोई एम्प्लॉय काम करता है उतना ही अच्छा माना जाएगा कि वो अपने काम को कर रहा है। इसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है इसका कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। जनरली इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो होती हैं, बट नो कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। प्रोफेशन में होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, जो इनकी प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनाती है, वो इनको फॉलो करने भी कंपल्सरी होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होते हैं, पर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो एम्प्लॉयर ने बनाए हैं और वो एम्प्लॉय को फॉलो करने होते हैं। तो ये हमने किया तीनों एक्टिविटीज में डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपने इन डिफरेंसेस को लर्न नहीं करना है, इनको बस समझना है। आपने लर्न किसको करना है? इन पॉइंट्स को लर्न करना है। और अगर आपको वो समझ में आ जाते हैं तो आप इजीली उनको लिख सकते हैं। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो करेंगे। तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे।